सो हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और लास्ट चैप्टर आपका यूनिट 1 असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाकी था, जो पार्ट बी का है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 12। तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी समय से आप लोगों के मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे थे, तो इसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और आपका पूरा जो पार्ट बी का कोर्स है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसी के बाद मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा, जो कि आपका पीएटी क्लास 12 का है। और जितने भी पीडीएफ आपको अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर नाम से, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है उसकी, तो आप उसको वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी पीडीएफ है रिलेटेड नोट्स फॉर क्लास 12 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए आज का वीडियो। सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन अबाउट असेसमेंट, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट, देन असेसमेंट टूल्स, इवेल्युएशन, meaning and steps in qualitative and quantitative assessment, then interaction with parents post assessment and explanation of performance evaluation, and last steps for the improvement of performance of slow learners। क्लास 10th में अगर आपका पीएटी सब्जेक्ट था, तो आपको असेसमेंट और इवेल्यूशन के बारे में सब कुछ पता होगा। ठीक है। बाकी जो नए टॉपिक्स है उसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं भी पता है तो हम असेसमेंट इवेल्यूशन को अच्छे से डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन, की क्या इंट्रोडक्शन है। तो असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो लर्निंग जहां दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो असेसमेंट हो रहा है। ठीक है। देन असेसमेंट इज इंटीग्रल। असेसमेंट क्या होता है? इंटीग्रल है। इसके लिए टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज के लिए, जिसमें कि स्कूल क्या करता है, इंटरेक्शन कराने का ट्राई करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि जो लर्निंग है वो एनहांस हो पाए, और अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है टीचिंग एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो भी ठीक हो पाए। ठीक है। देन असेसमेंट को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो ऑल द एक्टिविटीज दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अंडरटेक। क्यों अंडरटेक करते हैं? जिससे कि इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन जब मिल रही है तो उसके थ्रू हम हमारे टीचिंग और लर्निंग को अल्टर कर सकते हैं, मतलब इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये असेसमेंट होता है। अब असेसमेंट में क्या क्या चीजें होती है? एक तो टीचर ऑब्जर्वेशन है और एनालिसिस है स्टूडेंट का, उसके साथ में होमवर्क होता है, टेस्ट होता है, एसेज होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर से जैसे आपके फिटनेस टेस्ट होते हैं, और क्लासरूम डिस्कशन होता है। ठीक है। तो ये था छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट असेसमेंट। देन आता है आपका मीनिंग ऑफ असेसमेंट। मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या होता है? तो अगर हम बात करें असेसमेंट की फिजिकल एजुकेशन में, तो इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट समथिंग। ठीक है। उसके बाद द वर्ड असेसमेंट डिराइव फ्रॉम रिलेटेड सेंसेस ऑफ असेस। अब जो असेसमेंट वर्ड है वो कहां से डिराइव है? रिलेटेड सेंसेस ऑफ वर्ड जो है असेस से। ठीक है। अब असेस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? असाइडर है। ठीक है। अब असाइडर क्या होता है? टू सिट बिसाइड। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बनेगा। तो लिटरली देन टू असेस मीन्स, तो अब असेस का मीनिंग क्या हो गया? टू सिट बिसाइड द लर्नर। ठीक है। देन असेसमेंट जो है एक ऐसी प्रोसेस जो कि डेप्लॉयड की जाती है और यूज की जाती है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को जानने के लिए, और असेसमेंट को हमेशा से ही इफेक्टिव टूल माना गया है, किसके लिए? आपके लर्निंग को एनहांस करने के लिए। ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ असेसमेंट। देन आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में सबसे पहला टाइप है टीचर ऑब्जर्वेशन। तो टीचर ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो टीचर ऑब्जर्वेशन जो है सबसे कॉमन फॉर्म है असेसमेंट का। क्यों? जो कि मोस्टली फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। तो इट इज जनरली एम्प्लॉयड टू असेस साइकोमोटर परफॉर्मेंस। तो जनरली देखा गया है कि क्यों यूज किया जाता है टीचर ऑब्जर्वेशन? साइकोमोटर परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। ठीक है। अब लेकिन क्या है कि इफेक्टिव डोमेन पे भी ये आजकल अप्लाई होता है। तो ये देखा गया कि इट इज हाईली अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ स्किल दैट टुगेदर फॉर्म ऑफ मोर मैच्योर मोटर पैटर्न। तो अब फिगर 1.1 में हम देखेंगे, तो टीचर ने एक चेकलिस्ट बना रखी है। ठीक है। तो चेकलिस्ट में क्या क्या है? एक स्किल है रनिंग की, उसमें वो चेक करेंगे रनिंग को। तो अलग अलग क्यूज जो है वो बना रखे हैं, जैसे यहाँ पर सबसे लिखा है सीरियल नंबर, देन स्टूडेंट नेम, ग्रेड, रोल नंबर। अब कौन से ऐसे स्किल्स है जो वो ऑब्जर्व करने वाला है, उसको उसने इसमें लिखा है। ठीक है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स की बात करें, तो इसकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होती है,
लेकिन बैक ऑफ द वॉल टेक्निक और स्कैनिंग को सबसे अच्छी टेक्निक, सबसे वैल्यूएबल टेक्निक माना गया है। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद द टीचर शुड बी इन द पोजीशन, अब टीचर को ऐसी पोजीशन पर रहना है जब वो क्लास ऑब्जर्व कर रहा है कि जो भी एक्टिविटीज थ्रू आउट एरिया चल रही है वो सब क्लियरली विजिबल, ताकि वो प्रॉपरली असेसमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ असेसमेंट। पहला पॉइंट टीचर ऑब्जर्वेशन, दूसरा है होमवर्क। होमवर्क क्या है? ये वो वर्क होता है जो कि स्टूडेंट आउटसाइड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन क्लास में करता है, आउटसाइड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन क्लास। सो इट कैन बी यूज्ड टू प्रैक्टिस, तो इसलिए इसको साइकोमोटर स्किल को, फिटनेस की उसको इम्प्रूव करने के लिए या कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। साइकोमोटर स्किल ऑफ फिटनेस और एनहांस कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। तो इट कैन इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है होमवर्क के अंदर? स्टूडेंट प्रोग्रेस होता है, प्रोसेस होता है, पार्टिसिपेशन होता है, या राइटिंग असाइनमेंट जैसे रिपोर्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, स्पोर्टिंग इवेंट्स हुआ, तो ये सब किस में आता है? आपका होमवर्क में आता है। देन फिजिकल एजुकेशन होमवर्क इज सिमिलर टू रिपोर्ट्स ऑफ रीडिंग डन एट होम, तो सिमिलर रहते हैं सभी रिपोर्ट्स के जो कि घर में हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तब। तो एंड वी हैव फाउंड वर्क होमवर्क क्वाइट यूजफुल स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिटनेस और एक्टिविटी पार्टिसिपेशन। देन आता पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर ऑब्जर्वेशन मतलब आपके जो आपस के दोस्त हैं वही आपको आपकी गेम को या आपकी स्किल को ऑब्जर्व करेंगे। तो पीयर ऑब्जर्वेशन इज इजीली बिल्ट इनटू टास्क बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू वर्क एज पार्टनर्स एंड टू प्रोवाइड ईच अदर फीडबैक रिगार्डिंग। तो इसमें क्या करता है, जो दूसरा इंडिविजुअल जो ऑब्जर्व कर रहा है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्किल। और इससे एग्जांपल दिया है कि व्हाइल वर्किंग ऑन डिबरिंग विद द हैंड्स वन स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू, तो एक कोई दूसरा स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, ड्रिबलिंग कर रहा है एक हाथ से, तो इस व्यक्ति को बोला है कि यू हैव टू आस्क टू वॉच द अदर हैंड सी इफ द पार्टनर यूज द फिंगर। तो ये देखना है कि क्या जिसको ऑब्जर्व करने का बोला गया है वो फिंगर पैड यूज कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, बैंड नहीं उसके हो रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, और स्टैगर्ड स्टैंड उसका है या नहीं है, ठीक है। तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो पीयर ऑब्जर्वेशन को काफी एंजॉय करते हैं। बट द टीचर नीड टू मेक श्योर दैट, अब टीचर को ये मेक श्योर रखना है कि जो क्यूज है क्लियरली इनफ हो स्टूडेंट को देखने के लिए, एंड कैन ऑब्जर्व एंड कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये था आपका पीयर ऑब्जर्वेशन, और ये पीयर ग्रुप का कुछ फोटो है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग फुटबॉल ट्रेनिंग या फुटबॉल ड्रिबलिंग। देन आता है सेल्फ असेसमेंट। तो क्यों यूज किया जाता है? जिससे कि हम साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव एस्पेक्ट्स को असेस कर सकते हैं चिल्ड्रन के। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट कैन प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये क्या करता है, यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि लार्जर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है स्किल्स के, वो हम मेजर कर सकें या उसको अंडरस्टैंड कर सकें या उसको इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। देन एग्जांपल दिया है कि इन केस ऑफ लर्निंग टू ड्रिबल वी माइट आस्क चिल्ड्रन इफ दे कुड ड्रिबल यूजिंग द प्रिफर्ड हैंड द नॉन प्रिफर्ड हैंड व्हाइल वॉकिंग। मतलब यहाँ पर ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एक चेकलिस्ट बना के दी जाएगी, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा है कि स्किल बास्केटबॉल ड्रिबलिंग है, नेम ऑफ द चाइल्ड है, सेल्फ असेसमेंट किसका है, बास्केटबॉल ड्रिबलिंग का है। तो क्यूज लिख लेगा वो, तो क्यूज में ड्रिबलिंग विद प्रीफर हैंड, ड्रिबलिंग विद अदर हैंड ऐसे करके, और राइट में एक और कॉलम बनाएगा जिसको बोलेंगे नीड सम टाइम देन आई एम गुड एंड आई वांट माय टीचर टू सी दिस, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रैक्टिस करेगा जितनी भी इसकी ड्रिल्स दी हुई है या ड्रिबलिंग दी हुई है। उसके बाद वो चेकलिस्ट में अपने टाइम के अकॉर्डिंगली या उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग टिक मार्क लग करते रहेगा कि उसको टाइम चाहिए या गुड है या उसको टीचर को दिखाना है। तो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट। अब असेसमेंट की जब बात हो रही है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो दो फैक्टर यहाँ पर अभी सामने लिखे हैं, फिजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि जब भी हम असेसमेंट लेते हैं तो हमको कुछ ऐसे फैक्टर्स का ध्यान रखना है जो कि फिजिकली होते हैं, जैसे एज हुआ, डेवलपमेंटल लेवल हुआ, फिजिकली डिसेबिलिटीज हुआ, और जनरल हेल्थ कंडीशन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटीज शुड बी कंसीडर्ड इफ अ स्टूडेंट इज डेवलपमेंटली डिलेड। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डेवलपमेंटली डिलेड है या एडवांस्ड है व्हेन कंपेयर्ड टू सेम एज ग्रुप, तो उसको हमें कंसीडर करना है, ठीक है। और वैसे चेकलिस्ट यहाँ पर दी गई है, जनरल हेल्थ कंडीशन चेकलिस्ट दी गई है, तो ये उसको बना रहती है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम जो असेसमेंट है उसको असेस करते हैं। देन स्कूल फैक्टर्स। स्कूल फैक्टर्स क्या होता है
कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं ये, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे मेंटल हुआ, साइकोलॉजिकल हुआ और फिजिकल प्रॉब्लम्स हुआ चाइल्ड की, तो इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट का जो एक्चुअल कंडीशन है या एक्चुअल साइकोलॉजिकल लेवल जो है या प्रॉब्लम जो है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो चेकलिस्ट के थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं। देन थर्ड फैक्टर है टीचर फैक्टर। टीचर फैक्टर में क्या होता है, हर टीचर का जो स्टाइल होता है टीचिंग का वो डिफरेंट होता है। अब दे आर यूजिंग द सेम फाउंडेशन, अब हो सकता है कि सभी टीचर जो है वो सेम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं टीचिंग की, लेकिन सभी के टूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे टीचिंग के। ठीक है, तो यो क्या करते हैं, कभी कभी डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, दे हैव डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस द असेसमेंट। तो उनका जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, आपके असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो वैसे ही टीचर की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में और लर्निंग उन स्टूडेंट्स की ज्यादा अच्छे से होगी। तो वैसे फिजिकल और मेंटल स्टेट ऑफ द टीचर जो रहता है या उनका जो नॉलेज होता है उसके उनके टेस्ट मटेरियल्स का और फैमिलियरिटी विद द टेस्ट इन्वायरमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट द असेसमेंट। तो ये जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं ये आपके असेसमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ये फोटो दिया हुआ है, ये मैं ही हूं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट असेसमेंट टूल्स। असेसमेंट टूल्स, अब देख लीजिए कोई भी हमको टेस्ट कंडक्ट कराना है या असेसमेंट कराना है किसी भी टेस्ट का, तो हमें कोई ना कोई टूल हमको चाहिए होगा। तो चेकलिस्ट यहाँ पर दिया गया, तो चेकलिस्ट क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो चेकलिस्ट ऐसे टूल्स होते हैं जो कि असेसमेंट को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कराने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो वेरिफिकेशन है वो भी इजीली हो जाता है और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो भी हमारे टाइमली कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ चेकलिस्ट बनाने से हमारा जो एरर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ती है और जितने भी हमारे ड्यूटी है या हमारे टास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं। देन इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल। तो अब क्या है कि जो चेकलिस्ट है उसको इम्पोर्टेंट टूल माना गया है टू मेक योर वर्क इजियर, मतलब हमारा जो काम है ज्यादा इजी बना देता है, एंड हेल्प यू इन कलेक्टिंग द डेटा इन एन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, अब इसमें हम चेकलिस्ट की अगर सिंपल वे में बात करें तो कभी भी हम जब बाहर घूमने जाते हैं या हम बैग में कुछ सामान रख रहे हैं डेली बेसिस पे स्कूल के लिए, तो हम एक चेकलिस्ट बना के रखते हैं कि हमने इंग्लिश की कॉपी रखी या नहीं रखी, मैथ्स की कॉपी रखी या नहीं, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो हम देखते हैं भाई जीन्स रखा या नहीं रहा, ये वाले कपड़े रखे कि नहीं, मेकअप का सामान रखा कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम चेकलिस्ट में लिखते हैं, जिसके कारण कोई भी चीजें भूलने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर असेसमेंट के कुछ चेकलिस्ट बने, तो पहले प्री असेसमेंट बना है, फिर ड्यूरिंग असेसमेंट बना है और एक पोस्ट असेसमेंट बना है या आफ्टर असेसमेंट बना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्री असेसमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, तो उसमें हमको चेकलिस्ट में सिर्फ टिक लगाना है कि ये डन हुआ या नॉट डन हुआ, तो इस तरीके से हमको देखना होता है। ठीक है, तो वैसे ही आगे एक और दिया हुआ है, पोस्ट असेसमेंट दिया है। असेसमेंट डे यहाँ पे दिया हुआ, देखिए असेसमेंट एरिया क्लीन एंड सेफ है या नहीं, टेस्ट एरिया मार्क्ड है या नहीं। इसी प्री असेसमेंट में रिक्वायर्ड प्रॉप्स और रिक्वायर्ड जितने प्रॉप्स रिक्वायरमेंट थे वो है कि नहीं, वाटर या फर्स्ट एड किट है कि नहीं, मार्किंग ऑफ द ग्राउंड है या नहीं प्रॉपर। अब असेसमेंट डे में क्या लिखा, असेसमेंट एरिया क्लीन या सेफ है कि नहीं, टेस्ट एरिया जो है मार्क्ड है या नहीं है। फिर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क्ड ऑन असेसमेंट डे। तो इस तरीके से जो असेसमेंट डे के जो चेकलिस्ट है हमको ऐसी बनानी है। देन पोस्ट असेसमेंट क्या होगा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट। देन टेस्ट स्कोर जो है उसको अपलोड करना है एक्सेल शीट में। देन कंफर्म डेट करना है रिपोर्ट की, रिपोर्ट जो भी मिलेगी, और पीटीएम कंप्लीट डेट करना है। तो इस तरीके से आपको असेसमेंट टूल्स और चेकलिस्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो या उसको इस तरीके से यूटिलाइज करते आना चाहिए आपको। अब असेसमेंट टूल्स में दूसरा है असेसमेंट रूब्रिक। रूब्रिक क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रेड। रूब्रिक जो है एक लैटिन वर्ड, याद रखना। तो इट इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स स्किल्स दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑन द क्राइटेरिया। क्राइटेरियल बेसिस पे जो भी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल कर रहा है उसको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट किया जाता है। तो मतलब जब भी कोई भी परफॉर्मेंस उसने करा है तो उस अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग सिस्टम से उसकी मार्किंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था मेन पर्पस ऑफ रूब्रिक्स इज टू असेस परफॉर्मेंस। तो अगर जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर मेन पर्पस क्या होता है रूब्रिक्स का, तो मेन पर्पस होता है असेस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को असेस करना। अब स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन, अब दो तरीके की स्कोरिंग होती है 3 पॉइंट और एक होती है 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। तो 3 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि ए ग्रेड मिलता है प्रोफिशिएंट इंडिविजुअल्स को जिसको 3 पॉइंट मिलते हैं,
बी ग्रेड मिलता है डेवलपिंग इंडिविजुअल को जिसको 2 पॉइंट मिलते हैं, और सी ग्रेड मिलता है ऐसे इंडिविजुअल को जिसको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा है या नीड्स डेवलपमेंट, उसको 1 पॉइंट मिलता है। अब ऐसे 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल की हम बात करें तो ए ग्रेड किसको मिलता है 5 पॉइंट्स वाले को जो एक्सीलेंट होता है, बी ग्रेड 4 पॉइंट्स जो वेरी गुड है, देन सी ग्रेड 3 पॉइंट्स गुड, डी ग्रेड 2 पॉइंट्स एवरेज, एंड ई ग्रेड 1 पॉइंट एंड इट्स नीड्स इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो असेसमेंट टूल्स असेसमेंट रूब्रिक के हिसाब से हमने बात किया। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ए में कितने पॉइंट मिलते हैं। अगर 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं, तो उसको एक्सीलेंट बोलते हैं, वेरी गुड बोलते हैं। वैसे ही जो ऊपर वाला ए 3 पॉइंट ग्रेड सिस्टम है उसमें भी इस तरीके से एप्लीकेबल होगा 1 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद ये रूब्रिक स्किल्स असेसमेंट बना रखा है यहाँ पर एक, जिसमें रनिंग के बारे में असेसमेंट किया जा रहा है नर्सरी टू ग्रेड 1 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पर लिखा है, असेसमेंट टास्क यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है जिनमें कॉम्पिटेंसीज हो रही है, तो जैसे आर्म या लेग पोजीशन है, टोस पॉइंटिंग फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, फीट लैंड हील टू टो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो वैसे ए में प्रोफिशिएंसी मिल गई, ए बी सी, तो इस तरीके से यहाँ पर असेसमेंट रूब्रिक्स है और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग होती है। ठीक है, देन आता है आपका सो टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट वी नीड अ सर्टेन बेंचमार्क। देखिए किसी भी स्टूडेंट का अगर हमको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो हमको एक बेंचमार्क चाहिए होता है। तो हर बेंचमार्क जो होता है डिफरेंट टेस्ट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और जो इसी बेस्ड पे, इसी बेंचमार्क के बेस्ड पे जो स्टूडेंट है उसको हम ग्रेड देते हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग होती है। तो अगर वो डेली फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो इंक्रीज होगा, और अगर लेस फिजिकल एक्टिविटीज है उसकी तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ बेंचमार्क। नाउ स्कूल इन दिल्ली, द फिजिकल एजुकेशन टीचर कंडक्टेड द फिटनेस असेसमेंट। एक दिल्ली के स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ने एक फिटनेस असेसमेंट किया, जिसके बेस पे जो असेसमेंट डेटा आया था उसमें एक रोहन उसी क्लास का बच्चा जिसको एरोबिक कैपेसिटी में बेस्ट माना गया। ठीक है, बट कैसे जस्टिफाई हुआ कि उसका फिटनेस लेवल है इनफ है उसकी एज ग्रुप के लिए। तो जैसे हो सकता था कि भाई जो उसने 600 मीटर में जो सबसे बेस्ट उसको एरोबिक कैपेसिटी बताई गई है, वो मान लीजिए किसी हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसमें उसकी क्लास में वो जो यहाँ पर फर्स्ट आया, तो जो हिमाचल प्रदेश में जो बच्चा है, ये स्टूडेंट है, उसका कैपेसिटी उसका कैपेसिटी सेम हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो सबसे लास्ट आया है और यहाँ पर ही फर्स्ट आया है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि दिस इज पॉसिबल एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट फिजिकल फिटनेस इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी डिफरेंट फैक्टर। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं या फिटनेस जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो टू जस्टिफाई, अगर उसको जस्टिफाई करना है दैट वी नीड अ बेंचमार्क, तो हमेशा बेंचमार्क होना जरूरी है फॉर ए पर्टिकुलर टेस्ट, जब जाके उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, अब कैसे बेंचमार्क हम बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो क्रिएटिंग बेंचमार्क, टू क्रिएट अ बेंचमार्क वन शुड हैव द बिलो डिटेल्स। तो डेटा पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट, जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट के फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ये हमारे पास होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना डेटा पॉइंट, मतलब कितने कितने समय में किस किस जगह पे वो पर्टिकुलर टेस्ट को कंप्लीट किया गया है। देन द डेटा शुड बी टेकन फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, जो भी डेटा आप लोगे वो सेम एज ग्रुप का होना चाहिए। देन उसके बाद नीड डेटा पॉइंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जो डेटा होगा मेल एंड फीमेल दोनों का आएगा, और जो नॉर्म्स रहेंगे मेल और फीमेल के वो दोनों डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि फीमेल और मेल की दोनों की कैपेसिटी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। देन मोर द डेटा पॉइंट मोर एक्यूरेट विल बी द नॉर्म्स, तो जितना ज्यादा हमारे पास डेटा पॉइंट्स आएंगे उतना ज्यादा नॉर्म जो होगा वो स्ट्रांग होगा। देन आफ्टर गेटिंग द डेटा वन शुड एनालाइज द डेटा एंड क्रिएट अ नॉर्म्स। तो जैसे ही डेटा हमारे पास आता है तो हमको उसको एनालाइज करना है और जो नॉर्म्स उसको क्रिएट करना है। तो नॉर्म्स जो हम क्रिएट करेंगे वो ग्रेड फॉर्मेट में होंगे, जैसे ए बी सी डी इस फॉर्मेट में। देन वंस द नॉर्म हैज बीन क्रिएटेड इट हैज टू बी टेस्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ पायलट टेस्टिंग। जैसे हमने नॉर्म्स बना दिए तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए हमें उसको टेस्ट करना है। देन द फाइनली बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑल द अबव पॉइंट द नॉर्म्स विल बी क्रिएटेड फॉर द टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्म सेट करके बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं और ग्रेड बेसिस पे जो इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। देन अब आता है इवेल्यूएशन एंड टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, इसके आने के चांसेस बिल्कुल है 1 मार्क में भी और 4 मार्क्स में भी। ठीक है, तो इवेल्यूएशन क्या करता है, इवेल्यूएशन जस्ट फोकस ऑन ग्रेड्स, डायरेक्टली फोकस करता है किस पे, ग्रेड्स पे फोकस करता है। एंड इवेल्यूएशन कैन बी यूज एज अ फाइनल रिव्यू, अब ये एज अ फाइनल रिव्यू यूज होता है। ठीक है, और
टू गेज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ये क्या रहता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। उसके बाद क्लास 10th में आया था, तो ये सेम टॉपिक आपको 12th में भी, तो हो सकता है आपको 12th में भी आए। देन आफ्टर द असेसमेंट द रिजल्ट हैज बीन इवेल्युएटेड टू नो व्हाट द स्टूडेंट लर्न। तो असेसमेंट जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसको इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, क्या जानने के लिए कि कितना स्टूडेंट ने लर्न किया है। तो बोथ असेसमेंट और इवेल्यूशन जो होते हैं वो क्राइटेरिया रिक्वायर करते हैं, मेजर्स यूज करते हैं, और हमेशा एविडेंस ड्राइवन होते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्यूशन। तो असेसमेंट क्या है, हमेशा ऑनगोइंग है, चलता रहता है। और इवेल्यूशन क्या करता है, क्लोजर प्रोवाइड करता है। असेसमेंट जो है लर्निंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और इवेल्यूशन क्या करता है, जज करता है लर्निंग लेवल को। देन असेसमेंट अपग्रेडेड होता है और इवेल्यूशन ग्रेडेड होता है। देन असेसमेंट जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है, कितना लर्न किया है, कैसे लर्न किया है, क्या क्या बच गया है, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स हुई है। और इवेल्यूशन क्या करता है, डायरेक्टली शॉर्टफॉल्स बताता है कि इतने मार्क्स कम आए हैं, या इस एरिया में इतने मार्क्स कम है। ठीक है, नाउ 3 टाइप के इवेल्यूशन होते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन सबसे पहला होता है। ये एक ऐसा इवेल्यूशन होता है जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है इसकी। एंड इट इज इवेल्यूशन यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस। स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर करने का काम जो होता है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का होता है, विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग फीडबैक। ये 1 मार्क में बन सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनगोइंग फीडबैक दिया जाता है। वैसे ही सेकंड है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, इवैल्यूएट करता है आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन कब करता है, ये जो टाइप का इवैल्यूएशन होता है ये एंड ऑफ द कोर्स में दिया जाता है, कितने एक्सटेंड तक स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें मास्टरी की है। ठीक है, तो ये जो मैंने हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं ये आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये 1 मार्क में आपको क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, to find out the exact problem of that particular प्रॉब्लम। नाउ थ्रू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या हो सकता है कि हमारे टीचर है उनको स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में स्टूडेंट के पता लग सकता है। ठीक है, और उसके साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसका जो कॉज है, जो लर्निंग प्रॉब्लम में जो कॉज आ रहा है उसका भी यहाँ पर पता लग जाता है, जिसको हम रेमेडियल एक्शंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीनिंग एंड स्टेप्स इन क्वालिटेटिव असेसमेंट। अब क्वालिटेटिव असेसमेंट जो होता है वो डायरेक्टली बेस्ड होता है टीचर के एक्सपीरियंस पर, जजमेंट पर और विजडम पर। ठीक है, और क्वालिटी असेसमेंट जो होता है, तो क्वालिटी इसमें जो क्वालिटी मेथड्स होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है किसी भी असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो दिस मेथड्स कैन बी यूजफुल फॉर, अब क्यों यूजफुल होती है, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, या किसी भी सिचुएशन को इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए, इंटरवेंशन अप्रोच के लिए। ठीक है, और क्वालिटी असेसमेंट जो होता है डायरेक्टली किस पे बेस्ड होता है, क्यूज पे और रूब्रिक्स पे। ठीक है, अब स्टेप्स इन क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो असेसमेंट प्लानिंग इसमें सबसे पहले है कि प्लानिंग जो होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसी भी इवेंट का या किसी भी असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, प्लानिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो प्लानिंग में हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो इट शुड इंक्लूड व्हाट, पर्पस फॉर असेसमेंट, मेथड्स, टूल्स दैट विल बी यूज, मतलब जो भी टूल्स यूज होने वाले हैं असेसमेंट में, कितने टाइम का ड्यूरेशन होगा, मतलब कितना ड्यूरेशन होगा असेसमेंट का, देन क्या क्या रिसोर्सेस और मटेरियल्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट प्लानिंग होती है। देन होता है असेसमेंट प्लान आउटलाइन। क्या प्लान आउटलाइन होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो किस किस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव, मतलब कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। देन टेक्निक्स की कौन सी टेक्निक्स को टेस्ट में यूज किया जा रहा है। ठीक है, या कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जा रहा है। देन टाइमलाइन की जो प्लान ऑफ टेस्टिंग है वो हमको बताना रहेगा। उसके बाद व्हेन विच स्टूडेंट विल कम टू द ग्राउंड, मतलब किस समय किस स्टूडेंट का टेस्ट या असेसमेंट होने वाला है और कौन सा टेस्ट होने वाला है। देन विच व्हेन डाटा विल बी कलेक्टेड एंड एनालाइज, जब डाटा जो है वो कब कलेक्ट किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा। व्हेन रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल एंड व्हेन रिकमेंडेशन विल बी मेड। तो ये सब चीजें हमको टाइमलाइन में बतानी पड़ेगी। देन रिसोर्सेस एंड मटेरियल्स, कौन कौन से रिसोर्सेस मटेरियल जो है वो ग्राउंड पर लगने वाले हैं, क्या इक्विपमेंट यूज होंगे, फर्स्ट एड होगा, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी होगी। तो ये सब जो है प्लानिंग में आएगा। ठीक है, असेसमेंट प्लान में आता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन स्टेप्स इन क्वालिटेटिव असेसमेंट में। उसके बाद आता है आपका प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट असेसमेंट। असेसमेंट होने के पहले
असेसमेंट के वक्त और असेसमेंट के बाद क्या क्या प्रिपरेशन फेजेस होते हैं। तो यहाँ पर प्री असेसमेंट में दिया हुआ है कि स्टूडेंट शुड नो व्हाट असेसमेंट्स दे विल गो थ्रू एंड शुड हैव प्रैक्टिस बिफोर देयर असेसमेंट। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्या असेसमेंट वो करने वाला है, उनका कौन सा असेसमेंट होने वाला है और क्या प्रैक्टिस उनको बिफोर असेसमेंट करना है। देन असेसमेंट शेड्यूल शुड बी डिस्कस्ड विद स्कूल कोऑर्डिनेटर। असेसमेंट शेड्यूल जो है वो हमेशा स्कूल कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करना है क्या क्या हम करवाने वाले हैं, और पेरेंट्स जो है उनको भी इन्फॉर्म करना है कि असेसमेंट होने वाला है। और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मेडिकल इश्यूज का है तो जो स्कूल कोऑर्डिनेटर उसको हमको इन्फॉर्म करना है या पेरेंट को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। तो अप्रूवल फॉर रिपोर्ट टेम्पलेट शुड बी टेकन फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब जो भी रिपोर्ट टेम्पलेट होता है उसका जो अप्रूवल होता है वो हम किससे लेंगे, प्रिंसिपल से लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी इंडिविजुअल, मैंने इसके पहले वाला जो पॉइंट बताया उसमें अगर किसी को मेडिकल इश्यू है तो उसको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद वेदर कंडीशन शुड बी चेक्ड वाइल प्लानिंग असेसमेंट। जब भी असेसमेंट प्लान कर रहे हैं तो वेदर कंडीशन हमको हमेशा देखना है। ठीक है, क्योंकि आउटडोर्स में हमारा असेसमेंट होना है। ठीक है, तो वेदर कंडीशंस अगर खराब है तो हमको टेस्ट को नहीं कंडक्ट कराना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स डेटा शुड बी डन थ्रू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन द स्कूल। क्रॉस चेक स्टूडेंट्स डेटा विद क्लास अटेंडेंस रजिस्टर एंड फिक्स द डिस्क्रिपेंसीज। तो ये हमेशा ध्यान रखना है ये डेटा जिस भी स्टूडेंट का लिया जा रहा है वो पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट का हो, तो उसको रजिस्टर से हमको चेक करना है। ऐसा ना हो कि जो डेटा है वो गलत हम उसको फीड कर लें, ठीक है, कलेक्ट कर लें। तो अकॉर्डिंग टू रजिस्टर ही हमको उसको कलेक्ट करना है। देन जब स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो उसको इनपुट शीट में आपको जनरेट करना है। देन स्कूल के ब्लॉक्स को आपको चेक करना है, और जितनी भी अवेलेबिलिटी है असेसमेंट के लिए उसको देखना है। अगर कोई भी ऐसा प्रॉप है जो डैमेज है, यूजेबल में नहीं है, तो स्कूल कोऑर्डिनेटर को आपको इन्फॉर्म करना है और उसको रिप्लेस करना है, और नए जो आपके इक्विपमेंट है या प्रॉप से उसको लाना है ताकि जो असेसमेंट आपको प्रॉपरली कंडक्ट हो पाए। देन ग्राउंड मार्किंग जो है उसको कंप्लीट कराना है, और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी और फर्स्ट एड असिस्टेंस वो प्रॉपर हमको उस जगह पर चाहिए जहां पर असेसमेंट होना है। इफ स्कूल नर्स इज इन्वॉल्व एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। अगर स्कूल नर्स आपके स्कूल में है तो उसको प्रोसेस ऑफ असेसमेंट समझा दीजिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट लगना है मेडिकल में या फर्स्ट एड में, तो उनको अच्छे से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी मेडिकल कंडीशंस सीवियर ना हो। देन इसके बाद डे ऑफ असेसमेंट में क्या क्या रहेगा। तो डे ऑफ असेसमेंट में विजिट द असेसमेंट एरिया एंड एंश्योर दैट इट इज सेफ। आपको असेसमेंट एरिया पे जाना है और देखना है कि जितने भी एरिया है वो सेफ है या नहीं, जैसे स्टोन्स ना हो, नेल्स ना हो, वहां पर ग्लास पीसेस ना पड़े हो, थॉर्न्स ना हो, तो शुड हैव बीन क्लियर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर असेसमेंट होना है। उसके बाद ऑल स्टेशन आर मार्क्ड। जितने भी स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज असेसमेंट होने वाले हैं वो पूरे प्रॉपर मार्किंग वहां पर है या नहीं है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद students are informed of the proceedings, rules are explained with clear and concise instructions. Cross-check if students have understood instruction given to them. Give students an opportunity to clarify their doubts. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना रहे हैं उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट कीजिए स्टूडेंट्स को, और उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट को डाउट है तो उससे आप वही कहिए कि वो वहां पर आपसे डाउट क्लियर कर ले ताकि असेसमेंट में प्रॉब्लम ना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में ऑन ग्रोइंग on ground input sheet is available on paper should student attendance is taken। on ground input sheet रहेगी जिसमें स्टूडेंट की अटेंडेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉप्स और इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर सेफ्टी से आपको चेक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आर गिवन वार्म अप बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स। देन एनकरेज स्टूडेंट्स टू ड्रिंक वाटर टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स स्पेशली ऑन हॉट डेज। अगर हॉट डेज में असेसमेंट हो रहा है तो आपको स्टूडेंट्स को बार बार मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, ताकि कि वो लोग हाइड्रेट रहे, उनकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाए। उसके बाद रीचेक द इनपुट्स बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन एंड रीटेस्ट द स्टूडेंट इफ एनी इनएक्यूरेसी इज सीन। वो सभी जो इनपुट आप करेंगे आपके शीट में उसका आपको रीचेक करना है, और कोई भी स्टूडेंट अगर प्रॉपरली टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका आप रीटेस्ट भी ले सकते हैं। देन उसके बाद लेट स्टूडेंट्स लीव द टेस्टिंग एरिया आफ्टर स्मॉल कूल डाउन एक्सरसाइज। तो कूल डाउन एक्सरसाइज होने के बाद मतलब जब असेसमेंट खत्म होता है तो आपको कूल डाउन एक्सरसाइज जरूर करानी है, और उसके बाद ही आप उस स्टूडेंट को वो जो असेसमेंट एरिया है उसको छोड़ने के लिए कहेंगे। देन
पोस्ट असेसमेंट में क्या क्या रहता है? पोस्ट असेसमेंट में इन्फॉर्म द कोऑर्डिनेटर अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द टेस्टिंग इन द स्कूल। तो जो कोऑर्डिनेटर है उसको आपको कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के बारे में बताना है। देन अपलोड वेल चेक्ड डेटा ऑन द एक्सेल शीट। जो डेटा आपने लिया है असेसमेंट में उसको प्रॉपरली आपको अपलोड करना है एक्सेल शीट में। देन कम्युनिकेट विद कोऑर्डिनेटर फॉर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिपोर्ट जनरेशन एंड कलेक्ट इट ऑन ड्यू डेट। आपको कोऑर्डिनेटर से कम्युनिकेट करना है और एक्सपेक्टेड डेट बताना है रिपोर्ट जनरेशन की। ठीक है, उसके बाद चेक द रिपोर्ट फॉर एनी पॉसिबल एरर। अगर कोई एरर है रिपोर्ट में तो उसको आप ठीक करिए। कॉमनली नेम या जेंडर में करेक्शंस होते हैं। देन हैंड ओवर द रिपोर्ट टू द कोऑर्डिनेटर। तो जो रिपोर्ट है उसको कोऑर्डिनेटर को आपको हैंड ओवर करना है। और अगर इंस्ट्रक्ट किया जाता है तो असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो क्लास टीचर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देन अपडेट द इन्फॉर्मेशन टू द कोऑर्डिनेटर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये ऐसी बेस डेटा कलेक्शन शीट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया है, प्रीवियस नेम दिया है, नेम दिया है उस बच्चे का, स्टूडेंट का। देन न्यू स्टूडेंट है क्या, जेंडर क्या है, प्रीवियस डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद प्रीवियस स्टैंडर्ड, प्रेजेंट स्टैंडर्ड, प्रीवियस सेक्शन क्या है। तो इस तरीके से आप उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट का प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, 4 नंबर्स में ये चीजें आपको आ सकती है। ठीक है, देन उसके बाद मीनिंग एंड स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव असेसमेंट। अभी हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव असेसमेंट, अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव असेसमेंट। तो द मोस्ट वाइडली यूज असेसमेंट इन पीईआर फिटनेस टेस्ट। हम सबको पता है कि जितने भी असेसमेंट होते हैं फिटनेस हमारे फिजिकल एजुकेशन में, वो फिटनेस टेस्ट ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट हम लेते हैं, तो उसी पे बेस्ड होता है हमारा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। सो विथ मोस्ट ऑफ दिस टेस्ट अ स्टूडेंट स्कोर इज कंपेयर्ड टू अ टेबल ऑफ नॉर्म्स। जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं तो टेबल ऑफ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर किया जाता है और रेटिंग फिर दी जाती है। तो दिस इज एग्जांपल। अभी किसका एग्जांपल है? नॉर्म रेफरेंस एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट का। ठीक है, तो जो फिटनेस टेस्ट होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी जो है स्टूडेंट की या चाइल्ड की देखी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एरोबिक कैपेसिटी। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू सस्टेन एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी एक्टिविटी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो रही है और स्लो पेस से हो रही है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक कैपेसिटी। ये आपकी बीप टेस्ट से और 600 मीटर रन से आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि एरोबिक कैपेसिटी कौन से टेस्ट से मेजर होती है। तो 600 मीटर रन है और बीप टेस्ट भी है। ठीक है, कैसे कंडक्ट होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है एनारोबिक कैपेसिटी, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, या लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? 30 मीटर रन यहाँ टेस्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो उसको आप एनारोबिक कैपेसिटी 30 मीटर रन से आप जो है मेजर कर सकते हैं। जितने भी मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है रेंज ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स टू मूव टू अ ग्रेटर रेंज। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन जब भी आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात होगी। बेस्ट टेस्ट माना जाता है सिट एंड रीच टेस्ट टू मेजर दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर पूछा जाए कौन सा टेस्ट होता है तो सिट एंड रीच टेस्ट होगा। 1 मार्क में क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ में आपका जो सीटअप कर्ल्स होता है या पार्शियल कर्ल अप होता है, वो उससे आपका जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है वो चेक हो सकता है। एक पार्शियल कर्ल अप भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो कि लोअर बॉडी के लिए होता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम पावर भी बोलते हैं। तो दिस इज मेजर्ड यूजिंग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट, है ना। तो जितना मीटर जो स्टूडेंट है वो क्लियर करेगा तो उतनी ज्यादा उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बताई जाएगी। देन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अगर अपर बॉडी की बात करें तो मेडिसिन बॉल थ्रो जो होता है, ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अपर बॉडी के लिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो। तो जितना डिस्टेंस मेडिसिन बॉल थ्रो कवर करेगी जब इंडिविजुअल थ्रो करेगा तो उसको मार्क किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हाइट एंड वेट। तो आपको पता है हाइट एंड वेट जो होता है वो
क्यों मेजर किया जाता है? ताकि हम उससे बीएमआई निकाल पाए। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना अगर हाइट और वेट की बात होती है तो। ठीक है, तो ये सब टेस्ट थे और ऐसे फिटनेस कंपोनेंट जिसको चेक किया जाता है। तो डेफिनेशन 2 मार्क्स में या तो 1 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा क्या मेजर करता है, कौन सा टेस्ट मेजर करता है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर फिटनेस असेसमेंट में हर एक जो फिटनेस पैरामीटर है उसके टेस्ट से उसको बताया गया है कि कौन कौन से टेस्ट उसको मेजर करते हैं और क्या एज लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम एरोबिक कैपेसिटी के लिए बीप टेस्ट, वॉक और रन टेस्ट, स्टेप टेस्ट, बीप टेस्ट और 600। तो आपको ये बीप टेस्ट पूछा जा सकता है, 600 मीटर भी पूछा जा सकता है। किसके लिए होता है? 7 ईयर्स एंड अबव। बिलो 7 ईयर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देन एनोरेबिक कैपेसिटी 30 मीटर स्प्रिंट, 20 मीटर स्प्रिंट, फ्लाइंग 30 मीटर स्प्रिंट, 6 ईयर एंड बिलो। उसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए सीटेड मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग मेडिसिन बॉल थ्रो, पुशअप्स एंड पुलअप्स। तो पुशअप पुलअप्स भी जो है अपर बॉडी चेक करता है और स्टैंडिंग मेडिसिन बॉल थ्रो भी करता है। ये 3 में से आपसे पूछा जा सकता है। ये भी 6 ईयर एंड अबव के लिए। उसके बाद लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वर्टिकल जंप टेस्ट होता है, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप होता है, वर्टिकल जंप भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आपका किसका होता है? लोअर बॉडी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को जानने के लिए। ठीक है, ये भी 6 ईयर एंड अबव के लिए होता है। देन आता है आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ जिसमें कर्ल अप, सिट अप्स एंड प्लैंक टेस्ट। प्लैंक आपको पता होगा, ठीक है, आप लोग 12th में तो मोस्टली बच्चे जिम जाते हैं तो उनको पता है, फिटनेस फ्रीक्स होते हैं बच्चे। तो 8 ईयर्स और अबव वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एलिजिबल है टेस्ट। देन फ्लेक्सिबिलिटी में सिट एंड रीच टेस्ट, वीट सिट टेस्ट और टो टच। तीनों टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में 1 मार्क में। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? 6 ईयर एंड अबव के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है फिटनेस असेसमेंट में, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में जो है ये वाला आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कुछ करेक्ट वेज हैं जिसमें हम सिटअप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है फिगर 1.1.3 में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद ये जो है परफॉर्म कर रहा है टेस्ट। फिर ये आपका सीट एंड टेस्ट इमेज नंबर 2 में। ठीक है, इमेज नंबर 1 मैंने ऊपर लिखा है, इमेज नंबर 2 देख सकते हैं। सीट एंड रीच टेस्ट परफॉर्म कर रहा है किसके लिए? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, और ऊपर वाला जो 1 नंबर का टेस्ट है वो क्या हो रहा है? उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, सॉरी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट इमेज है, मतलब मैं इसको थर्ड कर देता हूँ। थर्ड इमेज में आप देखिए क्या चेक हो रहा है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी चेक करता है। और ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो चेक कर रहा है फोर्थ इमेज में, ये है मेडिसिन बॉल थ्रो। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, नोट्स में से मैं आपको भेजूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। देन स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्या क्या स्टेप्स होती है क्वांटिटेटिव असेसमेंट में? तो सबसे पहले लिखा है इफ इन योर प्लान एंश्योर दैट endurance test is done on a single day with no other test if possible as this test is tiring। ये बताया गया है कि endurance test जो है, जो 600 मीटर जो है endurance test में आता है, और एरोबिक की बात अगर होती है तो वो भी endurance test ही होता है। तो 600 मीटर अगर है तो उसको उसी दिन एक ही टेस्ट रखना है, क्योंकि ये टायरिंग होता है काफी, जिसमें स्टूडेंट थक सकता है। देन टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी कैन हाउएवर बी डन ऑन द सेम डे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर कोई टेस्ट है तो उस एंड्योरेंस के साथ करा सकते हैं। सो इट इज रिकमेंडेड दैट अ मिनिमम ऑफ 2 days बी टेकन फॉर द टेस्ट। तो 2 दिन का टेस्ट हमको कराना है जिसमें सभी फिटनेस कंपोनेंट्स है वो अलग अलग टेस्ट के माध्यम से चेक हो जाए। देन गिव अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिकवरी बिटवीन टेस्ट, हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेस्ट भी देना है, रिकवरी देना है हर एक टेस्ट के बाद। देन बी अटेंटिव व्हेन रिकॉर्डिंग द स्कोर ऑन योर इनपुट शीट्स, आपको हमेशा अटेंटिव रहना है। और माइनर एरियर्स जो होते हैं वो कैन लीड टू रॉन्ग इंटरफेरेंस अबाउट द स्टूडेंट्स एबिलिटी। तो इसलिए हमको अटेंटिव होके ध्यान से केयरफुली जो है टेस्ट को कंडक्ट कराना है। तो ये एक फिटनेस असेसमेंट की इनपुट शीट देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें स्कूल नेम सिटी लिखा है, देन क्लास सेक्शन है, असेसमेंट मंथ ईयर है, एक्चुअल डेट ऑफ असेसमेंट लिखा है, नेम, स्टूडेंट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सेक्शन, हाइट, वेट। उसके बाद नाम लिखा है इंडिविजुअल का। उसके बाद ये यही के जो पूछा गया वो लिखा हुआ है। उसके बाद राइट साइड में आप देखें ग्रेड 6 जहाँ लिखा है, तो वहाँ पर बीप टेस्ट का क्या काउंट रहा उसका। देन स्पीड क्या रही रन की, 30 मीटर रन की। फिर सीट एंड रीच टेस्ट दिया है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो, सिटअप। तो इस तरीके से उसकी मार्किंग जो है अलग अलग वे में की गई है। तो इस तरीके से आप जो है फिटनेस असेसमेंट इनपुट शीट जो है बना सकते हैं। उसके बाद
आता है आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स में आपको मेरे हिसाब से लगता है मुझे आएगा, और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो सबसे पहले दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है पेरेंट्स की, और पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी, कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, डिस्कस कर पाए किसके बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो कुछ टिप्स दिए कि कैसे पीटीएम को मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है कि अ टू वे कन्वर्सेशन। तो पीटीएम जो होती है वो टू वे कन्वर्सेशन होती है। इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे के बारे में, अपने चाइल्ड के बारे में हर एक बात पूछ पाए, रिलेटेड टू एकेडमिक, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू हिज बिहेवियर, पर्सनैलिटी। और वैसे ही जो टीचर है वो भी जो है एक्स्ट्रा चीजें जो है चाइल्ड से रिलेटेड पूछ सकता है, कि पेरेंट्स जो है वो अच्छे से अपने चाइल्ड को जानते हैं, ताकि दोनों के कम्युनिकेशन से, कन्वर्जेशन से, टू वे कन्वर्जेशन जब होगा तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एनहांस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, then emphasis on learning में you can make the most of parent teacher meeting and other forms of parent involvement by linking them to learning। अगर आप पेरेंट को लर्निंग में इन्वॉल्व कर दोगे स्टूडेंट की, तो उससे एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग जो होगा, नॉलेज जो होगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट का। जैसे अगर स्टूडेंट घर जाता है, जब होमवर्क हम उसको देते हैं, तो हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पेरेंट्स को कि होमवर्क जो है घर से करा के पेरेंट्स को देना है, तो जो इक्वल सपोर्ट वहां से मिलेगा, पॉजिटिव सपोर्ट जब मिलेगा, तो स्टूडेंट का जो होमवर्क है वो इजीली कवर भी हो पाएगा, कंप्लीट भी हो पाएगा, जिससे कि लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इसलिए जब भी आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो हमें पेरेंट्स को भी लर्निंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। देन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में क्या होता है, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी सुनना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले कि पोलाइटली डील करना है, पोलाइटली आपको अपनी बात रखनी है, जो भी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। तो अगर वीकनेसेस हैं, तो आपको उसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के तौर पे बताना है, और आपको ये बताना है कि आपकी स्टूडेंट से काफी एक्सपेक्टेशंस है कि वो स्कूल और लाइफ में सक्सीड हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको मैनेज करना है पीटीएम। देन पेरेंट टीचर मीटिंग में प्री पीटीएम प्रिपरेशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले confirm the date and time of PTM from the school, then inform your coordinator of the upcoming PTM and check for his या हर अवेलेबिलिटी। अगर आपकी कोई कोऑर्डिनेटर है, आपका कोई कोऑर्डिनेटर है, तो उसको भी आप बताइए इस तारीख को आप पीटीएम रखने वाले हैं, तो वो उस दिन अवेलेबल है या नहीं है। देन एंश्योर करना एरर फ्री रिपोर्ट कार्ड्स जो है वो पेरेंट्स को ना जाए, मतलब एरर फ्री रिपोर्ट्स कार्ड ही पेरेंट्स को जाए, सॉरी, एरर ना हो किसी भी रिपोर्ट कार्ड में, तो इसको अच्छे से आपको चेक करना है। देन आइडेंटिफाई स्पॉट वेयर द प्रॉप्स कैन बी शोकेस्ड। तो ऐसा स्पॉट रखिए जहाँ पे आप जो भी प्रॉप्स रखने वाले हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो एरिया में आप रखिए, और उस ध्यान रखिए कि आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद की पेरेंट टेस्टिमोनियल फॉर्म रेडी किया, पेरेंट्स का टेस्टिमोनियल फॉर्म जो है उसको रेडी रखना है। देन उसके बाद ड्यूरिंग द पीटीएम आप क्या करेंगे, आपको हमेशा पीटीएम जब भी हो रहा है तो आपको टाइमली स्कूल में पहुंचना है। ठीक है, ट्राई करिए कि टाइम से पहले पहुंचे। ठीक है, ताकि सभी चीजें एडजस्ट हो पाए वहां पर। उसके बाद प्रेजेंटेबल रहिए, देन डिस्प्ले क्लीन एंड यूजेबल प्रॉप्स एंड बी अवेलेबल आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो टू अटेंड द पेरेंट्स। देन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखना है। तो बी ऑन टाइम, काल्म रहना है, कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट, पोलाइट वे में आपको बात करना है पेरेंट्स से। देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर यू आंसर इट। जो भी आप आंसर करने वाले हैं, तो पहले आपको पेरेंट्स का क्वेश्चन केयरफुली सुनना है, पोलाइट वे में सुनना है, और उसके बाद उसको रिप्लाई करना है। देन उसके बाद इफ पेरेंट्स आर विलिंग, आस्क देम टू फिल द टेस्टिमोनियल। अगर पेरेंट्स की इच्छा है और भी कुछ पूछने की, तो उनको बोलिए कि टेस्टिमोनियल जो है उसको फिल कीजिए। और हमेशा पॉजिटिव रहिए व्हेन स्पीकिंग अबाउट द चाइल्ड एंड स्कूल। पोस्ट पीटीएम आपका क्या रोल है, तो सेंड द इवेंट कंप्लीशन रिपोर्ट एंड टेस्टिमोनियल्स टू द कोऑर्डिनेटर ऑन द सेम डे। तो जो भी पेरेंट टीचर मीटिंग में डिस्कस हुआ है और टेस्टिमोनियल्स अगर आए हैं, तो कोऑर्डिनेटर तक आप भेजिए सेम डे। इफ देयर आर एनी मेजर इश्यूज या एस्केलेशंस कुछ हुए हैं, तो कंसर्न अथॉरिटी जो है उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो ये पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जानना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आने के चांसेस काफी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
तो क्या क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होते हैं और कैसे उसको हमको एक्सप्लेन करना है जो स्टूडेंट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जब ग्रेडिंग सिस्टम से हम मार्किंग करते हैं, तो मोस्टली पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। तो दे जस्ट सी सम ग्रेडिंग एंड इवेल्युएट देयर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो उनके अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को जज करते हैं, कि उनको ग्रेड के बारे में पता नहीं होता कि अगर ए ग्रेड मिला है या बी ग्रेड मिला है तो क्या वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है। तो आपको पेरेंट को इजीली और अच्छे से उसको समझाना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स to make them understand the grading system and also the performance of their child। तो ग्रेडिंग सिस्टम और परफॉर्मेंस दोनों को आपको काफी अच्छे से पेरेंट्स को बताना है। तो एक्सप्लेनिंग वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो स्किल असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटी असेसमेंट होता है और डायरेक्टली किस पे बेस्ड होता है, रूब्रिक्स पे बेस्ड होता है, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। तो जो भी रिजल्ट उसका आता है तो वो हमेशा ग्रेडिंग फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे ग्रेडिंग स्केल्स होते हैं। एक होता है A3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल और एक होता है A5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। 3 पॉइंट स्केल की अगर हम बात करें तो कैसे रहता है, ए ग्रेड अगर मिला है तो उस इंडिविजुअल को 3 पॉइंट मिले हैं, बी ग्रेड मिला है तो 2 पॉइंट्स, सी ग्रेड मिला है तो 1 पॉइंट। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट जो है प्रोफिशिएंट है, बी का मतलब डेवलपिंग है और सी का मतलब नीड्स डेवलपमेंट या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल विद डिफरेंट वेट, मतलब 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ए ग्रेड अगर मिला है तो 5 पॉइंट्स, बी में 4 पॉइंट्स, सी में 3 पॉइंट्स, देन डी में 2 पॉइंट्स एंड देन आफ्टर ई में 1 पॉइंट। अब हर एक ग्रेड क्या बोलता है, तो ए ग्रेड एक्सीलेंट, बी ग्रेड वेरी गुड, सी ग्रेड गुड, डी ग्रेड एवरेज एंड ई ग्रेड नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो हमको पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझाना है। देन आता है रेमेडियल मेजर्स। तो कौन कौन सी स्टेप्स होती है इंप्रूवमेंट की ऑफ द परफॉर्मेंस स्लो रनर्स, मतलब जो भी स्लो रनर्स होते हैं तो उनका हम कैसे इंप्रूवमेंट अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। तो रेमेडियल मेजर यहाँ पर दिया हुआ है, तो एवरी स्टूडेंट पॉजेस अ डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग एबिलिटीज एंड फिटनेस लेवल। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक व्यक्ति में होते हैं, हर एक इंडिविजुअल में होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, एडल्ट हो, कोई भी हो। तो वैसे ही अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, लर्निंग एबिलिटीज की बात करें या फिटनेस एबिलिटीज की बात करें, तो सभी का जो लेवल है सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वन कैन नॉट डिपेंड ऑन वन रेमेडियल फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो हम एक ही रेमेडियल के थ्रू सभी स्टूडेंट को सही नहीं कर सकते, है ना। तो इट शुड बी स्पेसिफिक टू द डिफरेंट स्किल एज वेल एज फॉर डिफरेंट फिटनेस कैपेसिटीज। तो हर एक स्किल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज होती है, तो उसके लिए अलग से एक्सरसाइजेस देखना है। जैसे मान लीजिए सैंपल रेमेडियल मेजर्स टू इंप्रूव द एरोबिक कैपेसिटी। अब किसी स्टूडेंट की एरोबिक कैपेसिटी आपको इंप्रूव करनी है। तो एरोबिक कैपेसिटी की बात करें तो हमने जस्ट 2 स्लाइड्स पहले हमने पढ़ा है कि क्या होता है एरोबिक कैपेसिटी। तो अब कैसे इसको हम इंक्रीज करेंगे, तो कार्डियो ट्रेनिंग अगर हम करते हैं तो ये एरोबिक कैपेसिटी आपको इंप्रूव करती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई जो है जो मसल्स तक काफी अच्छे से जाता है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी हमारा तेज हो जाता है। तो कार्डियो एक्सरसाइज को काफी अच्छा माना गया है ताकि जिससे एरोबिक कैपेसिटी हमारी बिल्डअप हो पाए, इंप्रूव हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा वॉकिंग रनिंग, वॉकिंग या रनिंग। तो वॉकिंग और रनिंग आप करते हैं तो उससे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपका अच्छा होता है, लेग के जो मसल्स हैं वो आपके स्ट्रांग होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, उससे लोअर होगा या मेंटेन रहेगा। उसके बाद लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, डायबिटीज, बॉवल कैंसर। ठीक है, तो वैसे ही रनिंग भी जो है वो भी इनएक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, आप कहीं भी कभी भी दौड़ सकते हैं। ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा पॉइंट है जंपिंग रोप। तो जंपिंग रोप जो है, अगर आप 1 मिनट रोप जंप करते हैं तो 13 कैलोरीज आपका बर्न होता है। तो इसलिए इसको भी अच्छा कार्डियो वर्कआउट या एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है। देन स्विमिंग। तो अगर बहुत ज्यादा वेदर हॉट है तो हम रन या वॉक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए स्विमिंग को आप अपने वर्कआउट में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स ऑफ बैक, शोल्डर एंड आर्म्स इंप्रूव होंगे, जिससे कि आपका एरोबिक कैपेसिटी भी बढ़ेगा। देन साइकिलिंग, साइकिलिंग को भी काफी अच्छा माना गया एरोबिक वर्कआउट। और आजकल तो ट्रेंड में साइकिलिंग, काफी लोग साइकिलिंग चला रहे हैं, क्योंकि कोरोना जब आया था उसके वक्त से जो साइकिलिंग का ट्रेंड बढ़ा है, तो अभी तक लोग साइकिलिंग अब काफी लोग कर रहे हैं। तो साइकिलिंग के थ्रू भी आप अपना जो
एरोबिक कैपेसिटी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिसके कारण आपका जो लेग स्ट्रेंथ है, टोनिंग ऑफ द लेग मसल्स एंड बटक मसल्स भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद होता है डांसिंग। ठीक है, तो डांसिंग जो है फास्टर स्टाइल्स ऑफ डांसिंग, जैसे जैज हुआ, हिप हॉप है, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन डांस जो है, ये सब करते हैं आप, तो आपका एरोबिक कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव होगा, साथ साथ में आपका फ्लेक्सिबिलिटी और बोन स्ट्रेंथ जो है वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दी दिस चैप्टर। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि असेसमेंट रिपोर्ट अगर है तो देख लीजिए आप, मैंने असेसमेंट रिपोर्ट का एक इमेज यहाँ पर डाला है। असेसमेंट रिपोर्ट आपको कभी बनाने के लिए एग्जाम में आती है, काइंडली प्रिपेयर असेसमेंट रिपोर्ट या सैंपल असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड फॉर एनी इंडिविजुअल ऑफ क्लास 6 या 7, जो भी आपको बोला गया है। तो इस तरीके की असेसमेंट रिपोर्ट आपको बनानी है। इसमें एबीसी स्कूल नाम देना है, नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस तरीके से दो तीन आप जो एरियाज हैं आपके स्किल रिलेटेड फिटनेस के, उसको आप लिख करके ग्रेडिंग सिस्टम से आपको मार्किंग करना है। जैसे यहाँ पर एक्शन दिया है, बैलेंस दिया, कोऑर्डिनेशन दिया है, तो ये वाला जो दो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपको वहां पर बनाना है। अगर 4 मार्क में क्वेश्चन आपको आता है तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फिटनेस असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए दे दिया गया तो आपको ये रिपोर्ट बना करके आना है। ठीक है, और वैसे ही हमने रेमेडियल एक्शन अभी हमने पढ़े हैं, क्या रेमेडियल एक्शन हमने प्लान ले रहे हैं एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, साइकिलिंग के थ्रू या आपका डांस के थ्रू या रनिंग वॉकिंग के थ्रू, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक नॉर्मल फॉर्मेट टाइप में रिपोर्ट कार्ड आपको बनाना है, असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड, अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट फॉर माय चैनल। और जल्दी मैं कल ट्राई करूंगा, कल या परसों में ही आपके लिए जो, या आज ही जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का, उसको मैं सॉल्व करवा दूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो वहां पर मिल पाए। तो जब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए एंड ऑल दी बेस्ट।